नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगला है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें सिर्फ हेरिडिटी आ रहा है, एवोल्यूशन नहीं आ रहा। और एक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, किन बेसिस पे, किन फैक्टर के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस अर्थ पे, किस पे, इस अर्थ पे भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या, विविधताएं पाई जाती है ना। तो इस अर्थ पे, हमारे इस प्लेनेट पे किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ी बड़ी प्रजातियां हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सुना हुआ है कि भाई इस यूनिवर्स में 84 लाख स्पीसीज है। जब 84 लाख स्पीसीज, 84 लाख एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है ना, बहुत बड़ी संख्या होती है, यानी कि एक लार्ज डाइवर्सिटी है, एक बहुत बड़ी विविधताएं हैं। यानी कि इस धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो मेन ग्रुप है हमारे, वो क्या है, एक प्लांट है, दूसरा क्या है, एनिमल। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो मेन ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं उस विविधताओं में से, उन 84 लाख स्पीसीज में से। दो हमारे जो मेन ग्रुप है, बड़े ग्रुप है, वो किसका है, प्लांट का और एनिमल का, जो हमें पढ़ना है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर एक बहुत बड़ी विविधताएं हैं, सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स डिफर इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। यानी कि भाई सारे के सारे एनिमल या जो प्लांट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। किसके, उनके फॉर्म्स में और उनके स्ट्रक्चर में, यानी कि उनकी बनावट में, उनके प्रकार से सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, भिन्न है भाई। है कि नहीं, क्या है, सारे के सारे एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है। ठीक है यहाँ तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, जो कुत्तों वाली प्रजाति है वो एक जैसी रहेगी, इंसानों वाली क्या है, एक जैसी रहेगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से स्ट्रक्चर वाइज और फॉर्म वाइज क्या है भाई, डिफरेंट है, डिफर है। प्लांट और एनिमल एक दूसरे से आपस में क्या है भाई, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट, उनका फॉर्म डिफरेंट हो गया है ना। दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई बहुत ज्यादा विविधताएं हैं, तो प्लांट के अंदर भी डाइवर्सिटी पाई जाएगी। कैसे, देखो सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ प्लांट क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, स्टिल अदर्स आर लार्ज, यानी कुछ प्लांट्स क्या होंगे भाई, छोटे होंगे, लेकिन जो बचे हुए प्लांट होंगे कुछ हमारे क्या होंगे भाई, लार्ज होंगे। ठीक है, और विविधताएं साइज के बेस पे नहीं, कुछ विविधताएं, कुछ डाइवर्सिटी जो है, वो जो डिफरेंस है, वो किसके बेसिस पे पाया जाता है, ग्रोन के बेसिस पे, ग्रोथ के बेसिस पे। जैसे हमारे कुछ प्लांट भाई किसके अंदर, गमलों के अंदर भी उग जाते हैं, पॉट्स में भी उग जाते हैं, लेकिन हमारे जो कुछ बड़े पेड़ पौधे हैं, उनको ग्रो करने के लिए लार्ज एरिया चाहिए। क्या चाहिए, लार्ज एरिया चाहिए। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो हमारा अर्थ है, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लार्ज डाइवर्सिटी है, जिसमें से दो मेन ग्रुप है, प्लांट और एनिमल। और ये ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे से क्या है भाई, डिफरेंट है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या है भाई, डिफरेंट है, स्ट्रक्चर वाइज भी और फॉर्म वाइज भी। जैसे प्लांट में देखा जाए तो कुछ प्लांट क्या है, छोटे हैं, और कुछ प्लांट क्या है, बहुत बड़े हैं, लार्ज हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट हमारे किसके अंदर, गमलों के अंदर, यानी कि पॉट्स में भी ग्रो होते हैं। और कुछ प्लांट्स हमारे जो बड़े प्लांट्स, उन्हें ग्रो करने के लिए लार्ज एरिया चाहिए। ऐसे ही हमारे जो कुछ एनिमल्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, लैंड पे, धरती पे रहते हैं। और कुछ हमारे एनिमल्स ऐसे होंगे जो किस में रहेंगे भाई, पानी में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, पानी में। तो कुछ एनिमल्स हमारे लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कहाँ पे लिव करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहां तक हो गया, ये तो हमें पता लगा कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी कैसी है, विविधताएं कैसी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, धरती पे रहने वाले, पानी में रहने वाले, गमले में उगने वाले, बड़े एरिया में उगने वाले। यानी कि बहुत डाइवर्सिटी है ना इस अर्थ पे, किसमें, ऑर्गेनिज्म के अंदर। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर वाइज भी, फॉर्म वाइज भी क्या है, टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि लाइफ प्रोसेस विच हेल्प एन ऑर्गेनिज्म कीप अलाइव। यानी कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस, कौन से, वो प्रोसेस जिन प्रोसेस के द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सरवाइव और मेंटेन करता है। क्या करता है, सरवाइव और मेंटेन करता है। ऐसे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपल सिंपल कहा जाए, सर्वाइवल और मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे। क्या रहे, जिंदा, यानी कि अलाइव रहे। तो क्या बोला गया, लाइफ प्रोसेसेस विच हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म कीप अलाइव। यानी कि लाइफ प्रोसेस किसके लिए भाई,
क्या करता है, जिंदा रखता है इंसान को, है ना। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि वो प्रोसेस थे जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, है ना। यानी कि इनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था, यानी कि ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस क्या कर रहे थे, अलाइव, जिंदा रख रहे थे हमें, है ना। ठीक है, अब यहां देखा जाए, भावना एक बार रिपीट कर दीजिए, भावना रिकॉर्डिंग देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब तुम लोग 15 मिनट लेट आ रहे हो, 15 मिनट लेट कैसे मैं रिपीट करूं बताओ पहले, ये आदत सीख लो। देखो कम से कम 10 बच्चे, 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि अटेंडेंस पहले इसमें 60 बच्चों की थी, अभी देखो 70, ये देखना 77-80 तक होती है तुम्हारी अटेंडेंस, धीरे धीरे धीरे। चलो, तो मैंने क्या बोला कि भाई ये जो अर्थ है, इस अर्थ के अंदर भाई क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। कुछ प्लांट्स है, कुछ क्या है भाई, एनिमल्स हैं, ठीक है, जिसमें से मेनली दो ग्रुप है, प्लांट और एनिमल के। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या है भाई, डिफरेंट है, फॉर्म्स वाइज भी और स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंट है। देन कुछ प्लांट हमारे छोटे होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ गमलों में उगते हैं, कुछ लार्ज एरिया में उगते हैं, कुछ एनिमल धरती पे रहते हैं, कुछ किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो स्ट्रक्चर वाइज, फॉर्म वाइज, फंक्शन वाइज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। और यही ऑर्गेनिजम्स को क्या करने के लिए, अलाइव रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस, जो हमने पढ़े थे किसमें, 6th चैप्टर में, कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिन प्रोसेस के द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी लाइफ को सर्वाइव और मेंटेन करता है। सिंपल साफ सुथरे अक्षरों में कहा जाए तो अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए लाइफ प्रोसेस जरूरी है, ठीक है, यहां तक तो पता लगा। अब क्या बोला गया कि लाइफ प्रोसेस का काम क्या है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखना। अब यहाँ पे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोन ओल्ड विद टाइम एंड अल्टीमेटली डाई, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो समय के साथ साथ क्या करेंगे भाई, ग्रो करेंगे, वृद्धि करेंगे, है ना। और ग्रो करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि भाई वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारे उनका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, है ना। तो क्या बोला गया कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो समय के साथ साथ क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएंगे भाई, ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे हमारे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहां तक सबको। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बेसिक चीजें थी ये तो। हाँ भावना, रिपीट हो गया तेरे लिए, चलो कॉपी कर लिया, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, चलो पेन और कॉपी फिर से निकाल लो। 1 2 3, ये लो रब हो गया। भैया ऑफलाइन भाई डेली पर डे केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, डे बाई डे 23,000 27,000 जिंदा रहना है अपन को अभी, ठीक है। अब तुम लोग भी भाई घर में रहो, सेफ रहो, तुम लोग बाहर निकलोगे घर वालों को दिक्कत है, तुम घूमोगे फिरोगे, पता नहीं कहाँ से घूम के आओगे, कहाँ से टच करके आओगे, ठीक है। घर में वहीं बैठोगे, तुम्हारे भाई बहन है, मम्मी पापा है, कोई भी है, तो भाई थोड़ा घूमना फिरना कम करो। हम्म, फाइनल पेपर भाई बिल्कुल होंगे, ठीक है, वो चले जाओ उस ख्याल में, क्योंकि फाइनल पेपर की डेट मिड अप्रैल के बाद है, ठीक है। इसकी पीक फेब में आएगी, ओमिक्रॉन की फेब में आएगी, फेब के एंड तक जाके पीक खत्म हो जाएगी। 15 मार्च तक चीजें पहले की तरह, जैसे हमारा सेकेंड वेव में स्टार्ट हुआ था जुलाई में, चीजें 3 महीने के अंदर वही चीजें। अब पेपर किसमें, अप्रैल में। भैया आई एम वैक्सीनेटेड, सुपरमैन फीलिंग, है ना। चलो अब आगे करो। लाइफ स्पैन,
साथ साथ लिख दे रहा हूं फटाफट। बटरफ्लाई के बाद मे फ्लाई, फोटो देख लियो गूगल पे सर्च करके। अर्पिता नेटवर्क वीक होगा। सलोनी उसका भी एक दिन होता है, 24 आवर्स। चलो रजत, बाकियों का सर्च करते रहना भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमने जस्ट एग्जांपल्स लिए हैं। अभिजीत अगर फोकस करेगा तो क्यों नहीं होगा? तुझे ऑफलाइन में कौन सा तेरा फोकस होता है, तो जो तू ऑनलाइन में फोकस करेगा, है ना? ऑफलाइन में तो तेरा कभी आज तक मैंने बोर्ड पे ध्यान देखा ही नहीं है। हम्म। अब इसके बाद यहां देखो, सबसे पहले लाइफ स्पैन होता क्या है ना?
लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? लाइफ स्पैन वो पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। लाइफ स्पैन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो समय होगा, जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके डेथ तक का, बर्थ से लेके जन्म से लेके मरण तक का जो क्या होगा, समय होगा, जो पीरियड होगा, उस पीरियड को कहा जाता है लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके डेथ तक का, बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है लाइफ स्पैन। क्या कहा जाता है? लाइफ स्पैन कहते हैं। तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या है भाई? जन्म से लेके मरण तक का जो समय होगा, जो टाइम पीरियड होगा, उसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन बोलेंगे। ठीक है यहां तक। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हाथी है, क्या है हमारा? हाथी है। जो एलिफेंट है, तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना है? 70 से 90 साल। ठीक है, हाउस फ्लाई का कितना है? 1 से 4 मंथ। डॉग का कितना है? 16 से 18 साल। ऑस्ट्रिच का कितना है? 50 ईयर्स। लीच का कितना है? 20 साल, 20 ईयर्स। टॉर्टोइस का कितना है? 100 से 150 साल। क्रोकोडाइल का कितना है? 60 ईयर्स। बटरफ्लाई का कितना होता है? 1 से 2 हफ्ते। मे फ्लाई का कितना हो गया? 1 डे। घोड़ों का कितना हो गया? हॉर्स का कितना हो गया? 30 से 40 साल हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल ले लिया लाइफ स्पैन के। ठीक है यहाँ तक। लीच, जोंक, जोंक जो बारिश के टाइम पे निकलती है। चलो, तो पता लग गया कि लाइफ स्पैन बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। और जो लाइफ स्पैन के हमने क्या ले लिया? कुछ एग्जांपल ले लिया। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमें पता लग गया जाके। और जिन जानवरों को तुमने इसमें से कभी देखा नहीं है, घर जाके एक काम करना कि भाई सबके नाम डालना, सबकी फोटो देखना चालू कर देना। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद, ठीक है सुप्रिया, नाम डाल के फोटो ढूंढ लियो सबके। अब इसके बाद यहाँ पे इतना पता लग गया कि भाई लाइफ स्पैन क्या होता है, और एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब इंडिया की बात करें, थोड़ी जनरल नॉलेज ले लेते हैं, है ना? कि जो हमारा इंडिया है, तो इंडिया के अंदर जो एवरेज लाइफ स्पैन है ह्यूमंस की, वो कितनी है? 68.5 ईयर्स। ये जो एवरेज लाइफ स्पैन ली गई है, ये लिया गया है 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 वाली जो जनगणना हुई थी, जिसमें कहा गया था कि भाई भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है ना? और आज के समय पे कितनी है? 138 करोड़ क्रॉस हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारा 2011 का जो सेंसस था, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की एवरेज लाइफ स्पेन है, वो कितनी है? 68.5 ईयर्स है, मेल और फीमेल का कंबाइन करके। ठीक है, जो मेल है उनकी एवरेज एज कितनी है? 67 ईयर्स। और जो फीमेल है उनकी कितनी है भाई? 70 ईयर्स। क्या कह रहे हो भाई, औरतें बहुत जी रही है ना? तो अब यहाँ पे, तो जो इंडिया के अंदर एवरेज लाइफ स्पेन है वो कितना है? 68.5 ईयर्स का। और मेल का जो लाइफ स्पेन कितना है भाई इंडिया में? 67 ईयर्स। और फीमेल का कितना होता है? 70 ईयर्स का लाइफ स्पेन है। ठीक है यहाँ तक। कहाँ पे? ये इंडिया की बात हो रही है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इसके बाद, यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई जो मेल है, मेल की लाइफ स्पैन छोटी क्यों है ना? मेल की लाइफ स्पैन छोटी क्यों है? मेल की जो लाइफ स्पैन फीमेल्स के कंपैरिजन में जो शॉर्ट है, छोटी है, वो क्यों है? क्योंकि जो टेस्ट्रॉन होता है, क्या होता है? टेस्ट्रॉन। टेस्ट्रॉन क्या होता है? टेस्ट्रॉन हमारा होता है मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो जो मेल सेक्स हार्मोन है वो क्या है भाई? टेस्ट्रॉन है। ठीक है याद है? तो जो मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्ट्रॉन, तो ये जो टेस्ट्रॉन होता है मेल्स के अंदर, ये क्या करता है? नेगेटिव इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? इम्यून सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर? इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम पे क्या करता है? नेगेटिव इफेक्ट डालने की वजह से, ठीक है, जो मेल है, क्या है? मेल है, तो उनका जो लाइफ स्पैन क्या होता है भाई? छोटा होता है। क्या होता है?
छोटा होता है। ठीक है यहाँ तक? तो मेल का लाइफ स्पैन छोटा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो टेस्टोन होता है वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है किस पे? इम्यून सिस्टम पे। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। यस, ये हमारे एग्जाम पर्पस से नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज हमने पढ़ा है ये। ठीक है। आगे बढ़े, रब कर दूं? यस आयुष। चलो पेन और कॉपी फिर से निकाल लो एक बार। ऑफ द सेम स्पीसीज, ऑफ द सेम स्पीसीज is known as reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organisms
क्लियर दिख रहा है ना भाई? ओके। बेचारा। चलो यहां देखो, सबसे पहले ठीक है, कोई नहीं अभिजीत, कान बंद कर लेता। अब यहां पे देखो, रिप्रोडक्शन, सबसे पहली बात, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? लाइफ स्पैन। तो जब लाइफ स्पैन हम लोग पढ़ रहे थे, तो लाइफ स्पैन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई लाइफ स्पैन वो पीरियड ऑफ टाइम होगा जिस पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा भाई, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लाइफ स्पैन कहेंगे। यानी कि नेचुरल डेथ की बात हुई, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ, है ना? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा लेके चलें कि कोई भी प्रजाति है, कोई भी स्पीसीज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसानों की बात कर लूं, ह्यूमंस की बात कर लूं, तो ह्यूमंस का लाइफ स्पैन चलो 70 साल बताया उसमें, जो इससे पहले हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है ना, 70 ईयर्स बताया। जब 70 ईयर्स हम लोगों ने पढ़ा उसके अंदर, तो वहां पे लाइफ स्पैन 70 ईयर्स बोला गया है ना, हमारा लाइफ स्पैन 70 ईयर्स है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, आई थिंक 800 करोड़ के आसपास है, 800 करोड़ के आसपास है, नॉट श्योर नहीं हूं मैं, ठीक है। तो जब 800 करोड़ के आसपास है, फॉर एग्जांपल सारे के सारे एक साथ रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें, है ना, सबने अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया एक साथ, तो क्या होगा कि भाई जिनकी एज पहले होगी वो एक्सपायर कर जाएंगे, फिर जो थोड़ा और एज 70 तक जाएंगे फिर वो एक्सपायर कर जाएंगे, फिर धीरे 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 और एज आगे बढ़ेगी, एक्सपायर कर जाएंगे। यानी कि सारे के सारे एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि जितने भी ह्यूमंस थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, मर गए। सर ऑलमोस्ट है 8 मिलियन, ठीक है, बिलियन सही बोला मैंने, इट मींस, है ना? तो एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि भाई सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो गए भाई, खत्म हो गए, क्या हो गए, खत्म हो गए, है ना? यानी कि अर्थ पे भाई जो ह्यूमन स्पीसीज थी वो खत्म हो गई, अर्थ पे ह्यूमन स्पीसीज खत्म हो गई, है ना? एग्जाम्पल तो यही हुआ, है ना, जिस हिसाब से हमने एग्जाम्पल लिया। तो भाई यहाँ पे भाई वो स्पीसीज मेंटेन कैसी रहेगी, वो स्पीसीज रहेगी कैसे? तो भाई इसके लिए जो हमारे पास प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस। अब देखो जो लाइफ प्रोसेस है, सॉरी लाइफ प्रोसेस नहीं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ना? तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नॉन रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही प्रेजेंट है, यानी कि हमारे पेरेंट्स, है ना, किसकी बात हो रही है? पेरेंट्स की बात हो रही है। यानी कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सेम स्पीसीज के, किसके? सेम स्पीसीज के जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, क्या होंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेम स्पीसीज, अगर ह्यूमन ह्यूमन, डॉग डॉग, है ना, बिल्ली बिल्ली, कुत्ता कुत्ता, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया? रिप्रोडक्शन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हमारे सेम स्पीसीज के जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, कौन से हैं? प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पेरेंट बॉडी है, उस पेरेंट बॉडी के द्वारा न्यू ऑर्गेनिजम्स का
क्या होना, प्रोडक्शन होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन हमारा वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सेम स्पीसीज के, किसके, सेम स्पीसीज के जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, कौन से होंगे, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट है, इट मींस हमारे पेरेंट बॉडी की बात हो रही है ना। तो किससे, पेरेंट बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी, कौन सी, अगली पीढ़ी, ठीक है, अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन होना ही क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। स्पीसीज मतलब प्रजाति, भाई प्रजाति, इंसानों की, जानवरों की, कुत्तों की, बिल्लों की, अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, अब यहां देखो, तो पता लगा रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है भाई, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स की बात हो रही है, यानी उस पेरेंट्स बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि नई जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का होना ही, प्रोडक्शन होना ही क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर ली जाए तो, है ना, अब रिप्रोडक्शन की दूसरी डेफिनेशन क्या है, एक डेफिनेशन तो ये हो गई, इसकी दूसरी डेफिनेशन, reproduction is defined as the biological process, reproduction is defined as the biological process in which an organism gives rise to young ones offspring similar to self, similar to self। क्या बोला गया कि भाई जो रिप्रोडक्शन है, क्या है, रिप्रोडक्शन है, वो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, ऑर्गेनिज्म है, वो गिव्स राइजेस टू यंग वंस, यानी कि यंग वंस को, अगली जनरेशन को, न्यू बॉर्न बेबी को क्या करता है, राइज करता है। राइज का मतलब यहाँ पे बर्थ है, क्या है, बर्थ देता है। ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो क्या बोला गया, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यंग वंस को क्या करता है, बर्थ देता है, यंग वंस को जन्म देता है, यानी कि अगली पीढ़ी को, किसको, अगली पीढ़ी को क्या करता है, जन्म देता है, यंग वंस को। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, या फिर यंग वंस। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो ऑर्गेनिज्म है, यंग वंस को, ऑफ स्प्रिंग को क्या करता है, बर्थ देता है, जो उसी के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसी के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ पे सेम स्पीसीज की बात हो रही थी, सिमिलर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो उसी से पेरेंट बॉडी के सिमिलर होंगे, कहने का मतलब है इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। यस दिशा, इसे प्रोजेनी के नाम से भी जानते हैं। यस, ये प्रोजेनी वर्ड हम अगले चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं, अभी नहीं, ठीक है। जब हम लोग हेरिडिटी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया, सिमिलर टू सेल्फ। जब सिमिलर टू सेल्फ बोला गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई अगर इंसान का है तो इंसान का बेबी इंसान की तरह ही होगा, डॉग का है तो डॉग का बेबी डॉग की तरह ही होगा, ठीक है। अगर काऊ है तो काऊ का ही होगा, और किसका है, कैट का है तो कैट का ही होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हमारा ऑर्गेनिज्म यंग वंस को क्या करता है, बर्थ देता है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है, जो उसी के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसी से क्या होते हैं, सिमिलर। पेरेंट बॉडी, सेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या है, पेरेंट बॉडी से सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद ये पता लग गया कि सिमिलर टू सेल्फ क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे कि जिस स्पीसीज है तो उसी स्पीसीज का बेबी रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, देन इसके बाद reproduction is an essential for the survival of an species on this earth। अब देखो, हमने पढ़ा था, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको, पहले ये बताओ। रजत को छोड़ के सबकी आ रही। रजत एक बार भाई वो कर, डाटा ऑन ऑफ कर ले। हम्म, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जो रिप्रोडक्शन है वो किसके लिए, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए क्या है, एसेंशियल है, जरूरी है, प्रजाति के लिए, किसके लिए, प्रजाति के लिए।
ठीक है, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई एक इंडिविजुअल क्या करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मर जाएगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है, लेकिन उसकी पूरी प्रजाति के लिए, जिस अर्थ पे उसकी पूरी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। जैसे हम लोग आजकल न्यूज देखते हैं तो पता लगता है कि भाई ये पहले हम लोग को पता लगा कि पहले डायनासोर थे, फिर डायनासोर नहीं रहे, डायनासोर खत्म हो गए, है ना, वो गायब हो गई उनकी प्रजाति। इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं और भी प्रजातियां समय के साथ साथ क्या होती जा रही हैं, गायब होती जा रही है ना। तो यहाँ क्या पता लगा कि जो रिप्रोडक्शन है, क्या है, रिप्रोडक्शन है, वो इस अर्थ पे किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, किसी एक इंसान के लिए नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं, लेकिन पूरी स्पीसीज के लिए। जैसे मैंने ह्यूमंस का एग्जांपल दिया था कि अगर एक साथ सारे रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि भाई वो स्पीसीज ही नहीं रहेगी, प्रजाति खत्म इंसानों की, है ना। तो पूरी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए, पूरी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद इट डज नॉट हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो किसी एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए क्या नहीं करता, हेल्प नहीं करता, बट ऑल्सो इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। लेकिन पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बरकरार रखता है। लेकिन जो जनन की प्रक्रिया है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन है, किस पे, पृथ्वी पे, अर्थ पे जीवन की यानी कि लाइफ की कंटिन्यूटी को क्या करता है, बरकरार रखता है, इंश्योर करता है, ठीक है। यहाँ तक तो पता लगा कि भाई रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन किसी एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन पूरी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि भाई अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। भले एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी ना हो, लेकिन पूरी प्रजाति के लिए क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है यहां तक, ताकि उस प्रजाति का वर्चस्व बना रहे। अब यहाँ पे इसके बाद क्या बोला गया, यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए विच इज हेरिडिटी मटेरियल। हम लोग नाइन्थ से पढ़ते हुए आए हैं, और नाइन्थ से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई जो सेल का न्यूक्लियस होता है, किसका, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कंटेन करता है, डीएनए। क्या कंटेन करता है, डीएनए। और उसमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, है ना। तो और वो क्या कंटेन करता है, हेरिडिटी मटेरियल को कंटेन करता है। और हेरिडिटी मटेरियल कौन सा है भाई, वो इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से किस में जाती है, दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। हेरिडिटी का मतलब क्या है भाई, वो करेक्टर्स हमारे, ठीक है, क्या, कौन से करेक्टर, लाइक कलर ऑफ द आईज, शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ द ईयर्स, शेप ऑफ द चिन, ठीक है, कलर ऑफ द हेयर, शेप ऑफ द हेयर, भाई कुछ तो रंजे ही होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, शेप ऑफ द क्या, हेयर, कलर ऑफ द हेयर, आईज ऑफ द हेयर, सॉरी कलर ऑफ द आईज। यहाँ पे ये जो करेक्टर है ये क्या है भाई, हेरिडिटी है ना, यही है इंफॉर्मेशन, ठीक है, यही क्या है, इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन होगी कौन कंटेन करेगा भाई, हमारे जीन्स कंटेन करेंगे। वही जीन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं किससे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो क्या बोला गया कि जो सेल का न्यूक्लियस है, सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या कंटेन होता है, डीएनए। और डीएनए के अंदर, हाँ आयुष हाइट भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, डीएनए। डीएनए में क्या होता है, हमारा जीन्स। और जीन्स में क्या कंटेन होता है, हेरिडिटी मटेरियल, यानी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो एक पीढ़ी से किस में जाती है, दूसरी पीढ़ी के अंदर जाती है, ठीक है यहां तक। अब जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो जब यहाँ पे क्या होगा कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा और नए सेल्स फॉर्म करेगा। क्या करेगा, नए सेल्स। और उस नए सेल फॉर्म होने की वजह से उनमें आएगा वेरिएशन, आएगा क्या आएगा, हेरी। प्रियांशु यादव, हेरिडिटी मटेरियल का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, यानी कि वो करेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलर ऑफ द आईज, शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ द चिन, शेप ऑफ द ईयर, कलर ऑफ द हेयर, शेप ऑफ द हेयर, ठीक है, ये सब डिसऑर्डर्स नहीं होते इतनी जल्दी। ये डिपेंड करता है कि वो डिसऑर्डर कौन सा है।
चलो अब यहां पे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए क्या करेगा भाई, कॉपी होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अमन ठाकुर, यहाँ पे इसने डिसऑर्डर के लिए बोला था, एक बच्चे ने पूछा था कि डिसऑर्डर, एक बच्चे का डाउट था, डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो कमियां हैं, ठीक है, अब वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं डिसऑर्डर, उसके फंक्शन में डिसऑर्डर किसी भी टाइप का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। बायोलॉजिकल है तो भाई उसके ट्रांसफर होने के चांसेस हैं, अगर फिजिकल है तो भाई वो ट्रांसफर नहीं होते, है ना। अब यहाँ पे तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन अब क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा। अब यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होगा कि भाई हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे दो पेरेंट की नीड होती है, एक मेल और एक फीमेल, है ना। तो जब क्रॉसिंग होती है यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है वहां पे, तो जब फ्यूजन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई डीएनए कॉपी होता है ना, तभी कौन सी पीढ़ी आती है, अगली पीढ़ी आती है ना, जब डीएनए कॉपी होता है। तो उस टाइम पे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो जीन्स होंगे, तो जीन्स, कुछ जीन्स डोमिनेट होंगे, कुछ रिसेसिव होंगे। डोमिनेट का मतलब जिसका वर्चस्व हो, ताकतवर हो, रिसेसिव जो थोड़े वीक हो, कमजोर हो, है ना, अगले चैप्टर में जानेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो एक मेल बॉडी होगी, एक फीमेल बॉडी होगी। उस टाइम पे जब हम लोग देखते हैं कि जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है तो कहा जाता है कि अरे अरे अरे, आंख तो पापा पे गई है, नाक मम्मी पे गई है, ठीक है, ये शेप फादर पे गई है या मदर पे गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ करेक्टर मदर्स के आए हैं, कुछ करेक्टर किसके आए हैं, फादर के आए हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब जीन्स की क्रॉसिंग हुई होगी आइस की, फॉर एग्जांपल अगर फादर वाले आइस के जीन्स डोमिनेंट होंगे, ताकतवर होंगे, तो नई जनरेशन में फादर वाले आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब नोज वाली जीन्स होंगी, है ना, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये मदर वाले डोमिनेट होंगे तो बेबी में किसके आएंगे, मदर के आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब डीएनए कॉपी हो रहा है, डीएनए कॉपी होते टाइम पे क्या आ रहा है, उसके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं। वेरिएशन का मतलब क्या, बदलाव आ रहे हैं, यानी कि जब नए सेल फॉर्म हो रहे हैं तो नए सेल फॉर्म होते समय पे उसमें क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, चेंजेस आएंगे, किसमें आएंगे, जो उसकी न्यू बॉडी, जो नई जनरेशन आएगी, ठीक है यहाँ तक। तो क्या बोला गया कि जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो नए सेल्स बनेंगे, और नए सेल्स बनेंगे तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, क्या होगा, वेरिएशन आएंगे। वेरिएशन का मतलब क्या है कि भाई बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोला गया, सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल। यानी कि जो ये नए सेल बनेंगे, यस ग्रैंड पेरेंट्स के भी आ सकते हैं, बिल्कुल प्रियांशु, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स वाले ही तो फादर के अंदर होंगे। हम्म अब यहां पे, अब इसके बाद सबसे पहले क्या बोला गया, सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। यानी ये जो नए सेल बने हैं ये सिमिलर होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब देखो यहां पे तुम लोगों ने देखा यंग वंस क्या है, सिमिलर लगाया है, सेम नहीं लगाया। सेम का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी, डिट्टो, हूबहू। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभिजीत है, अभिजीत का बेबी होगा तो क्या उसका एकदम फोटोकॉपी थोड़ी आएगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा देखने में, है कि नहीं। ऐसा नहीं होगा जैसे फोटोकॉपी मशीन में पेज डाला और पेज डालने के बाद जो भाई उसका प्रोडक्ट आया वो एकदम क्या होगा, जाके फोटोकॉपी बिल्कुल सेम हूबहू, ऐसा नहीं होता, सिमिलर होगा। कहने का मतलब कि भाई अगर इंसान है, तो इंसान का इंसान जैसे होगा। कहने का मतलब अगर दो आईज हैं तो दो आईज ही रहेंगी, दो हाथ हैं तो दो हाथ ही रहेंगे, कान ऐसी रहेंगे, माउथ ऐसी रहेगा, नोज ऐसी रहेगा। तो कहने का मतलब है सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, हूबहू। हम्म कहने का मतलब है बनावट सिमिलर होगी लेकिन सेम नहीं होगी। तो ये बोला गया कि ये जो नए सेल फॉर्म होते हैं ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अरे हाँ समझ गए, ठीक है। तो क्या बोला, सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट नॉट मे बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या, फोटोकॉपी, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिट्टो नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, लेकिन कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है यहाँ तक, ओरिजिनल सेल। अब देखो यहां तक तो आज हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन ले लिया। अब एक चीज यहाँ पे ये वर्ड आया है वेरिएशन, यानी कि जो नए सेल फॉर्म होते हैं, नए सेल्स में वेरिएशन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 9 से, बहुत फेवरेट क्वेश्चन,
ठीक है, क्या क्वेश्चन होता है कि भाई कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, जो नए सेल आ रहे हैं वो आइडेंटिकल क्यों नहीं आए हैं, नए सेल सेम आने चाहिए थे ना, है ना, आइडेंटिकल क्यों नहीं आए, सिमिलर आए हैं, मतलब सिमिलर हैं, समान हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, डिट्टो फोटोकॉपी नहीं है, तो वेरिएशन की वजह से, है ना, क्योंकि नए सेल बने तो नए सेल्स में वेरिएशन आए, तो ये पूछा जाता है कि वेरिएशन क्यों एसेंशियल है, यानी कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, एसेंशियल पूछा जाता है, तो वेरिएशन भाई क्यों जरूरी है, क्यों एसेंशियल है, तो वेरिएशन इसलिए जरूरी होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलो अभी हम जितने भी इंसान है ना, जितने भी अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो जितनी भी इंसानों की प्रजाति, ह्यूमंस की प्रजाति है, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर अगर टेम्परेचर सहने का जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग कितना सह पाते हैं, अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सह पाते हैं, कितना डिग्री, 40 डिग्री, मान के चलो अगर ह्यूमंस सिर्फ 40 डिग्री टेम्परेचर सह पाते हैं, अगर हम सारे सेम होते हैं ना, हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि अगर सारी सेल्स सेम होती, बिल्कुल फोटो कॉपी होती, तो भाई फंक्शन भी तो सेम होते, जब फंक्शन सेम होते तो सारे के सारे, सबके अंदर एक ही चीज होता कि भाई सारे ह्यूमंस से जितने 40 डिग्री टेम्परेचर सह सकते हैं, 40 के आगे नहीं सह सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी पे, अर्थ पे क्या होता कि कुछ ना कुछ नेचुरल क्लाइमेटी हो जाती, कुछ प्राकृतिक आपदा हो गई, उस प्राकृतिक आपदा में क्या हुआ कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज होके भाई 40 से कितना हो गया, 50 हो गया, कितना हो गया, 40 से 50 डिग्री हो गया। अब जब 40 से 50 डिग्री हो गया, हमारी बॉडी तो सह ही नहीं सकती, तो हम जितने भी ह्यूमंस थे सारे के सारे एक बार में खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, खत्म, है कि नहीं। तो यहाँ पे कब, जब अगर सबकी बॉडी सिमिलर होती है ना, आइडेंटिकल, सिमिलर नहीं सॉरी आइडेंटिकल होती, सेम होते, तो फंक्शन भी सेम होते, जब फंक्शन सेम होते तो हम्म फंक्शन भी क्या होते हैं, सेम होते, तो जब फंक्शन सेम होते तो भाई फॉर एग्जांपल हमारी जो कैपेसिटी है वो 40 डिग्री टेम्परेचर की है ना, 40 डिग्री टेम्परेचर में हम सरवाइव कर पाते हैं, हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, अर्थ पे नेचुरल क्लाइमेट हुई तो 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अब जैसे ही 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर होते ही क्या होगा, जितने भी ह्यूमंस थे खत्म, सारे के सारे एक साथ खत्म। तो अब बताओ, क्या अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी रह गई, ह्यूमंस की स्पीसीज रह गई, नहीं, ह्यूमंस की स्पीसीज खत्म हो गई, ठीक है। इसीलिए भाई जब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, नई सेल बनते हैं, तो उसमें वेरिएशन होता है, वेरिएशन क्यों होता है, ताकि वेरिएशन की वजह से हर एक बॉडी के फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ बॉडी ऐसी होंगी, जब यहाँ पे बनेगा कि भाई किसी का टेम्परेचर 30 रह सकता है, कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में, है कि नहीं। तो अगर टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री होगा तो 30 और 40 वाले क्या हो जाएंगे, खत्म, लेकिन कम से कम 50 और 60 वाले तो बचेंगे, है ना। तो 50 और 60 वाले बचेंगे, जब 50 और 60 वाले बचेंगे जो इस टेम्परेचर को सह सकते थे, ये आपस में बचे, भाई आगे ये रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाएंगे, और अर्थ पे क्या होगा, जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। क्लियर है सबको, क्लियर, भाई लिख के बताओ। हम्म तो पता लगा भाई वेरिएशन क्यों आए सेल्स में, नए सेल्स में, ताकि ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। 1 2 3 4, अच्छा फोर्थ पॉइंट, देखो फोर्थ पॉइंट में क्या बोला, इट डज नॉट हेल्प इन सर्वाइवल, किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के रिप्रोडक्शन हेल्प नहीं करता, लेकिन अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। ठीक है प्रकाश, चलो रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं।